Hello students, today we're going to study about resolution of vectors. What does it mean resolution? क्या मतलब होता है इस resolution का? इस resolution के मतलब कुछ इस तरह से है, हिंदी में कहते हैं सदिशों का वियोजन. वियोजन, योजन मतलब जोड़ना, वियोजन मतलब तोड़ना. सो resolution इज एक्चुअली ब्रेक करना, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करना या मल्टीपल पार्ट्स में. कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ. गाइज कभी आप दीवार पे चढ़ें तो दीवार पे चढ़ने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसे एक हाथ रखते हैं और दीवार पे चढ़ जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप क्या करते हैं? आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं. आप ऐसे हाथ रखते हैं और फिर दीवार पे चढ़ते हैं. यही होता है. तो हम लोग क्या है, सिर्फ ये याद रखते हैं कि रिजल्टेंट क्या निकला, परिणाम ये निकला कि हाँ दीवार पे चढ़े, सीधा सीधा ऊपर गए, मतलब दीवार पे चढ़ गए. वाई वी यूज बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों का इस्तेमाल क्यों किया हमने? हम लोग सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि बस हाथ रखा, दीवार पे से ऊपर गए. अरे दीवार से ऊपर गए, ये जो दोनों हाथ का आपने क्या किया वो रिजोल्यूशन है. क्योंकि इस एक रिजल्ट को मैंने दो पार्ट्स में, इस एक वेक्टर को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया. मैं कह रहा हूँ ये दोनों हाथों से किया क्या आपने? एक हाथ से चढ़ सकते हो. अच्छा डिप्स लगाइए कभी, पुशअप्स वगैरह. तो पुशअप लगाने के लिए क्या करते हो? दोनों हाथ से लगाते हो ना. तो आप ऐसे करते हो, ये नीचे है, ये ऊपर गया, ये नीचे, ये ऊपर, है ना. कई लोग एक हाथ से भी कर लेते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं. बहुत अच्छे जिम्नास्ट जो होते हैं, बहुत अच्छे जो जिम बडीज़ होते हैं वो करते हैं. बट बहुत मुश्किल पड़ता है, हाथ उसको सेंटर में रखना पड़ता है. और अगर साइड में रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है. यूजुअली हम दोनों हाथ का यूज़ करते हैं. तो दोनों हाथ का क्यों यूज़ करते हैं? अचानक एक हाथ हटा दो तो आप सीधा इस साइड में झुक जाओगे. ठीक है, वो दोनों हाथ का यूज़ कर रहे हैं, वो रिजोल्यूशन है. इफ़ यू हैव सीन अ बर्ड, जो दोनों पंखों से ऐसे ऐसे उड़ रहा है, सडनली एक पंख उसका गायब हो जाए, या भगवान ने करे ऐसा हो कभी, बट अगर हो जाता है तो व्हाट हैपन्स, वो एक हाथ ऐसे उड़ता होता डायरेक्शन बदल जाती है, वो गिर जाते हैं, नहीं बैलेंस कर पाता. क्यों? रिजल्ट, दो वेक्टर, दो चीज़ें मिलकर कुछ एक परिणाम हमें दे रही थी, एक रिजल्ट दे रही थी. उस रिजल्टेंट का हम याद रखते हैं. वो जो दो चीज़ें मिलकर ये काम कर रही हैं, वो जो दो चीज़ें हैं, दैट इज़ रिजोल्यूट. हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी रिजल्ट को रिजोल्यूशन में डाल रहे हैं. कॉन्सेप्ट को समझना. अरे बहुत सारे हैं. स्विमिंग, हैव यू डन द स्विमिंग? इफ़ यू हैव सीन अ पर्सन स्विमिंग ही यूजेस बोथ द हैंड्स. नाव चलाने वाला आदमी जो है, वो भी जो पतवार होती है वो दोनों हाथ से चलाता है. अगर एक हाथ से चलाएंगे या एक हाथ से स्विमिंग करेंगे इस हाथ से, तो इस तरफ जाएंगे. अगर दूसरे हाथ से स्विमिंग करते हैं तो इस वाली डायरेक्शन में जाएंगे. दोनों हाथ से स्विमिंग करते हैं तो सीधा सीधा जाएंगे. वो जो दोनों हाथ, यानी जो इस वाले वेक्टर को मैं फिर से तोड़ रहा हूँ दो अलग अलग पार्ट्स में, इसमें और इसमें, जिनको मिला के आप सीधा ले जा रहे थे. सो रिजोल्यूशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग वन वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स. दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यूजुअली. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. इसमें दो तरह से पढ़ेंगे. एक तो जिसको नोट्स बनाने हैं, द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, वो बता रहा हूँ. बाकी फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ. सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स गाइज, जस्ट इमेजिन दैट दिस इट इज़ अ वेक्टर, है ना, कोई भी नाम दे देते हैं. तो ये जो भाई साहब हैं ये हैं वेक्टर P, है ना, इनका नाम है वेक्टर P. अब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट में तोड़ना है. तो हॉरिजॉन्टल इसकी टेल से होता हुआ एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसकी टेल से होता हुआ वर्टिकल. ठीक है. जस्ट इमेजिन, सपोज कीजिए कि ये जो आपका एक्स एक्सेस है और वाई है, ये एक्स से थीटा एंगल बना रहे हैं. ये गिवन मेरी तरफ से है. एग्ज़ाम में हो सकता है यहाँ से थीटा दे दे तो रिजल्ट बदल जाएंगे, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो इसका एक प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया इस पर. तो हमने नाम दिया कि सपोज ये O है तो ये A है, ये B है, इसको C नाम दे दो. तो ट्राइंगल, त्रिभुज OAB में, है ना, इन ट्राइंगल OAB. सो इन ट्राइंगल OAB कैन आई राइट कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, जो मन करे लिख दो. कॉस थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा OB अपॉन OA. अरे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा विल बी OB अपॉन OA, OB अपॉन OA. ठीक है. अच्छा, तो ये तो हो गया कॉस थीटा हमारे पास. अच्छा, कॉस थीटा OB अपॉन OA हो गया. फिर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि OA को तो मैं P लिख सकता हूँ. तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि OB इज इक्वल टू OA
कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं OB की इस डायरेक्शन को जस्ट मैग्नीट्यूड में नाम देना चाहूँ, मैंने कहा कि ये जो OB है ये कुछ भी ले लो, x ले लो, इसको ये सिर्फ इतने इतने की बात कर रहे हैं बस, तो मैं कह दूँ कि ये जो OB है ये OB एक्चुअली नथिंग बट OA विच इज़ P। तो P की डायरेक्शन नहीं है, P का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ P cos थीटा। सिमिलरली कैन आई राइट साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OA। साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OA, या चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू OA साइन थीटा। ठीक है, AB इज इक्वल टू OA साइन थीटा। अच्छा, तो अब ये AB जो है, AB, अब सुनिएगा बच्चों, ये जो AB है इसको अगर इसके पैरेलल देखा जाए तो जो OC है, जो ये है, वही तो ये है। अच्छा, जिसे मैं AB कह रहा हूँ उसी को OC कह सकता हूँ ना। अरे OC इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं मैथमेटिकली। और बहुत दिमाग लगाना है तो अगर ये थीटा है तो इस साइड में ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो फिर से तुम चाहो तो साइन थीटा अगर लिखोगे तो OC अपॉन OA आ जाएगा, यानी कुल मिला के जहाँ पे आपने AB लिखा है वहीं पर आपको OC लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली समझ लो यार कि मैं इसको भी चाहूँ तो AB के साथ साथ OC भी लिख सकता हूँ, और OB जो है, ये जो है इसके जस्ट सामने ये है, तो जो OB लिखा है वही को AC लिख सकते हैं। तो AC या OB एक ही बात है यहाँ पे। उसी तरह से AB और OC भी एक ही बात है ना। तो मैं इसे OC या AB इज इक्वल टू OA साइन थीटा, OA यानी कि P, मैग्नीट्यूड ऑफ P साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर कैसे बनाएंगे? वेक्टर बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे। देखो, जो x डायरेक्शन में है उसके साथ में आएगा x कैप या i कैप। यूनिट वेक्टर लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। x डायरेक्शन में डायरेक्शन बताने के लिए i कैप होता है, y डायरेक्शन में j कैप और z में k कैप। साइन थीटा है ना, P साइन थीटा यानी इस साइड में, तो इस पे हम दे देते हैं j कैप। समझे? तो इस तरह से हमने इस OA वेक्टर को ये यानी जो P वेक्टर ये था तो ये P cos थीटा हो गया, ये P साइन थीटा हो गया। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर हो तो उसके हॉरिजॉन्टल में वो जहाँ से थीटा गिवन है वो cos थीटा हो जाता है, और जहाँ नहीं है वो परपेंडिकुलर साइन थीटा हो जाता है। इसको अब बहुत आसान, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं बहुत ईजी वे में बता दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों, अब इतना सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें एग्ज़ाम में कैसे करना है, अरे एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो देखो, अब मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों। मैंने कहा हाँ जी, ये लो, ये वेक्टर P है, बताओ क्या करना है इसका। आप तुरंत इसकी टेल से एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ज़मीन की तरह सीधी सीधी जा रही हो, एक वर्टिकल जिसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, फिर पूछो सर एंगल कहाँ से दिया है, मैंने कहा मान लो यहाँ से दिया है, तो तुरंत एक प्रोजेक्शन खींच दो। तो इसका नाम हो जाएगा P cos थीटा और इसका नाम हो जाएगा P sin थीटा। तो ये ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट P cos थीटा है ना, सिर्फ इतना जहाँ तक परपेंडिकुलर है, और ये इन्फाइनाइट P sin थीटा नहीं है, सिर्फ इतना P sin थीटा है। एक और क्वेश्चन देखो, वापस से मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर P जो है वो ये है ना, और आपको मैंने बोला कि इस बार थीटा जो है वो यहाँ से दिया गया है, y एक्सिस से। मैंने कहा इस बार ये थीटा है, आपने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ के एक तो हॉरिजॉन्टल कर दिया, एक वर्टिकल लाइन कर दी। थीटा इस साइड में गिवन है, तो अब क्या हो जाएगा? अब अगर ध्यान से देखो तो फिर से अगर आप वही cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये P cos थीटा बन जाएगा। पिछले वाला जो मैंने डिटेल में कराया ना, उसमें और डिटेल में आप सिर्फ एंगल चेंज करके देखिए, फिर से cos थीटा sin थीटा लगाइए, यही आंसर आने वाला है। तो अब मैं तुरंत क्या बोलूँगा, भाई ये P है और ये थीटा इधर बन रहा है, तो तुरंत इसका नाम हो जाएगा P cos थीटा। तो ये हो जाएगा P cos थीटा, ये हो जाएगा P sin थीटा, दैट्स इट।
ठीक है, ये पूरा जा रहा है एक्सिस, लेकिन पी साइन थीटा जो है ना वो सिर्फ इतना है, ये पी साइन थीटा है और इतना पी कॉस थीटा। तो जिधर थीटा बन रहा हो वो कॉस थीटा हो गया, जिधर नहीं बन रहा हो वो साइन थीटा हो गया। समझ गए ना? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अब फोर्स की डेफिनेशन देखो, वर्क की बात करते हैं, तो वर्क डन होता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं वर्क डन एफ डॉट एस होता है, और ठीक भी है, कोई गलत बात नहीं है भाई, आपको डिटेल में आगे बताऊंगा मैं। बट वर्क डन होता है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड विद द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसको हम, उनके प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। तो अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा कि यार ये एक ब्लॉक है, यहाँ लिख देता हूँ, मैंने कहा कि भैया ये ज़मीन पर एक डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, रेड पेन तो ज़्यादा अब इंक बची नहीं है तो वैसे ही बता देते हैं। ये जो डब्बा है ये आपका कुछ भी ले लो यार, इसको ले लो आप 5 किलोग्राम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स जो है वो फोर्स आपका दो तरह, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है यूँ, है ना, फोर्स आपका मतलब कोई भी ले लो, मान लीजिए फोर्स इस पे लग रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन है फोर्स की, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये यहाँ से एंगल बना रहा है, मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी ले लो यार, 30 डिग्री बना रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी जो ये डब्बा है ये खिसक के जाता है 5 मीटर। तो आपसे पूछा है भैया वर्क डन बताइए, कार्य कितना होगा। एक 5 किलोग्राम का बॉक्स रखा हुआ है, 5 किलोग्राम बॉक्स इज देयर, फोर्स is applied as shown in diagram making an angle 30 degree from the horizontal. So if force is applied in this particular direction, then what will be work done if the box is displaced by 5 meter in this direction? इस डायरेक्शन में ये 5 मीटर चलता है। तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि 5 इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का वो हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, फोर्स ये इस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। ध्यान देना बच्चों, ये 30 डिग्री है तो ये F है, तो दिस इज F cos 30, है ना। F को मैं 10 न्यूटन ले लेता हूँ, 10 न्यूटन, एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तो ढंग से करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 न्यूटन है तो ये F cos थीटा हो जाएगा, ये F sin थीटा हो जाएगा। अरे थीटा यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये F cos थीटा, ये F sin थीटा। डब्बा जो है वो इस साइड में जा रहा है तो cos थीटा लेंगे कि sin थीटा। डब्बे के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डब्बा जिधर जा रहा है उसी के डायरेक्शन में फोर्स लेना है, तो फोर्स हो जाएगा F cos 30 विच मीन्स 10 cos 30। समझ गए ना, F cos 30 विच इज 10 cos 30, F की वैल्यू 10 है। तो वर्क डन विल बी cos 30 कितना होता है भाई, अब ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा, √3/2 होता है क्या। तो ये हो जाएगा कितना, 5 × 25, 25 √3 जूल विल बी द आंसर। √3 इज 1.732। डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में कर लीजिए, योर चॉइस। तो कुछ समझ में आया कि कंपोनेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू।